अब ऑलमोस्ट 24,000 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं अपनी बाइक को। और इसमें जो आधी राइड रही है मेरी वो हाईवे पे रही है। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं एक्चुअली कि हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है वो काफ़ी कम है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे डिटेल में कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस है। और थैंक यू सो मच यार, पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी रिव्यू की उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और आई होप मैं काफ़ी लोगों को हेल्प भी कर पाया हूँ। इससे पहले मैं थोड़ी डिटेल्स आपको बता देता हूँ कि ये मेरा ओनली कम्यूटिंग व्हीकल है, इसके अलावा मेरे पास कोई और व्हीकल नहीं है। मैं सारी राइड्स अपनी सिटी वाली, चाहे ऑफ रोडिंग हो या कुछ भी हो, तो वो मैं इस पर ही करता हूँ। और जो मैंने इस पर सबसे लंबी राइड अभी तक करी है, कहीं मैं ज़्यादा दूर इससे गया नहीं हूँ। 400 किलोमीटर मैंने एक दिन में ट्रैवल किया है, घर से आना जाना करा था। तो 200 किलोमीटर जाना, 200 किलोमीटर आना, उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। थोड़ा एग्जॉस्टिंग था। और जो मेरे साथ पायलन राइड करा था, मैंने पायलन के साथ राइड करी थी वो, तो पायलन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो गया था। उसके बारे में भी कि राइडिंग कंफर्ट कैसा है इसके बारे में बात करते हैं। तो राइडिंग कंफर्ट से ही एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। तो सीटिंग पोजीशन जो राइडर की है वो बहुत अच्छी है, अपराइट सीटिंग पोजीशन है। लेकिन 891 mm इसकी सीट हाइट है, तो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं हो सकती। पर वैसे राइड्स करते हुए हाईवे पे आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। जो हैंडल भी है बिल्कुल अपराइट है, तो आप बिल्कुल सीधे होकर चलाते हो, तो राइडर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। पिलियन के लिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि पिलियन के लिए एक तो कुशन इतना अच्छे से नहीं है, राइडर के लिए अच्छे से, और जो सीट है पीछे जाते जाते थोड़ी पतली हो जाती है। जो डिज़ाइन के लिए तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन वैसे कंफर्ट के लिहाज से वो सही नहीं है। जो सस्पेंशन इस बाइक में दिया हुआ है वो राइड को बहुत ही कंफर्टेबल बना देता है। अभी मैं थोड़ा ऑफ रोड की साइड आया हुआ हूँ, तो एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको इसमें देखने को मिलता है, आगे भी और पीछे की तरफ भी। तो मैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ जब मेरी हाईवे वाली राइड होती है और या मुझे ऑफ रोड जाना होता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और 230 mm का ट्रैवल आपको फ्रंट में देखने को मिलता है और 250 mm का ट्रैवल जो है आपको पीछे की तरफ देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरी मोस्टली जो राइड रहती है वो बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। कभी ऐसी कंफर्ट वाली तो दिक्कत आती नहीं है कि सस्पेंशन अच्छे से काम नहीं कर रहा। पिलियन वाली सीट के लिए आप ये कर सकते हो कि उसमें थोड़े मोड्स आपको कराने पड़ेंगे, थोड़ी सी सीट को ही बेसिकली मोर कुशन और चौड़ी कराना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपने जितने दोस्तों के साथ भी एज अ पिलियन, मतलब उनको एज अ पिलियन बैठाया, तो उनका सबका फीडबैक इतना अच्छा रहा नहीं है। अब जैसे हाईवे पे अगर आप जा रहे हो तो भाई लगेज भी आप लेके चलोगे। अब लगेज में जब मैं इस पे लेके गया हूँ, मैं एक बार इधर शामली की साइड गया था तो काफ़ी लगेज था मेरे पास। उस पर भाई थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है हाँ डिट्रॉइट हो जाती है, पर इतनी नहीं होती कि आपकी राइड में वो इफेक्ट करेगा। हाँ, अगर जैसे 7000 RPM पे 95 की स्पीड पे चलती है तो 90 की स्पीड पे चलेगी, इतना फ़र्क आ जाता है। और ऐसा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वही टॉर्क जो नंबर्स हैं, इसके टॉर्क वाले जो नंबर्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है कि आपकी लगेज कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो। लेकिन हाँ, अकेले बंदे के लिए काफ़ी है। क्रूजिंग स्पीड एक बहुत हॉट टॉपिक है इस बाइक के लिए, क्योंकि भाई 200 सीसी की जो भी बाकी बाइक्स हैं उनको आप एटलीस्ट 100-110 की स्पीड पर आराम से ऑल डे क्रूज कर सकते हो। इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है, जो स्वीट स्पॉट है, वो है 80 to 90 km/h। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 129 km/h। मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप टॉप स्पीड की वीडियो देख सकते हो, मैंने टेस्ट करी थी। पर उस पर आप पूरे दिन राइड नहीं कर सकते भाई। 1 घंटा अगर आप 129 की स्पीड पे या 120 पे भी मान लो आप राइड करने लगोगे, तो आपकी बॉडी और बाइक इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगी कि शायद दिक्कत भी हो सकती है उससे, क्योंकि फुल मैक्सिमम जो पावर होती है बाइक की उस पर खींच के नहीं रखना चाहिए। और वाइब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा आने लगती है। अगर आप 90 के ऊपर कुछ भी चला रहे हो, 100 से ऊपर चला रहे हो, तो फुट पैग्स में, हैंडल में आपको वाइब्रेशन फील होगी और वो राइड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना देता है। स्ट्रेसफुल एक चीज़ और भी बना देती है कि जब तेज़ चल रहे हो आप, तो आपको ब्रेकिंग और एक्सीलरेशन का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। एकदम माइंड जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। और जब आप एक क्रूजिंग स्पीड पर आराम से चल रहे हो तो माइंड इतना एक्टिव नहीं रहता है, माइंड भी थोड़ा शांत रहता है। इससे और ज़्यादा स्ट्रेसफुल राइड हो जाती है। अब कुछ लोगों के हिसाब से क्रूजिंग स्पीड थोड़ी कम हो सकती है, कुछ के लिए ठीक हो सकती है, कुछ के लिए ज़्यादा हो सकती है। मेरे लिए थोड़ी सी कम है बस। ये मतलब ऐसा होता है कि 80-90 कोई कम स्पीड नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आपके पास कैपेसिटी जब ज़्यादा रहती है, मान लो 140 या 150 की इसकी टॉप स्पीड होती, तो जैसे NS200 हो गई या अपाचे RTR 200 हो गई, वो एक परफेक्ट हाईवे बेस्ड मोटरसाइकिल है। देखिए, अगर आपको एक हाईवे फोकस मोटरसाइकिल ही चाहिए, इसकी कैपेबिलिटीज उससे बहुत ज़्यादा हैं। अब जब कैपेसिटी उस बाइक में ज़्यादा रहती है, तो अगर 150 की टॉप स्पीड है तो 100 की स्पीड पे आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी पूरे दिन, है ना। तो वो फील भी होता है कि इंजन पे इतना स्ट्रेस नहीं दे रहे हो आप। वहीं पे अगर आपकी टॉप स्पीड ही 120 की और आप 100 पे खींचे जा रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देगा आपको भी और इंजन को भी। तो 80 to 90 इज़ द क्रूजिंग स्पीड, जो आप इसको पूरे दिन आराम से चला सकते हो। ना इंजन में कोई हीटिंग इशू आएगा। ऐसा मैंने बहुत सुना था बाइक लेने से पहले कि इसमें हीटिंग इशूज़ आ जाता है। मुझे कभी आज तक इसमें हीटिंग इशू नहीं हुआ। मैंने बहुत खींचा है बाइक को, बहुत गंदी कंडीशंस में भी खींचा है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस की अगर बात करें तो कुछ खास मेंटेनेंस है नहीं इस मोटरसाइकिल की। आई बिलीव सबसे अफोर्डेबल मेंटेनेंस होगी इस मोटरसाइकिल की ब्रेक पैड्स अगर हटा दें इसमें से, क्योंकि ब्रेक पैड्स इसके काफ़ी महंगे हैं।
पर एवरेज अगर कंपोनेंट्स की जो प्राइस लिस्ट है वो बहुत कम है हीरो, और आपको हीरो की रिलायबिलिटी भी मिल जाती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब जो अनवांटेड ब्रेकडाउन्स होते हैं लेकिन वो आपको इसमें हो सकते हैं, जैसे कि इसमें ट्यूबलेस टायर्स आपको नहीं मिलते हैं क्योंकि इसमें स्पोक व्हील्स हैं, आगे और पीछे दोनों आपको ट्यूब टायर्स ही देखने को मिलेंगे। अभी रिसेंटली एक पंचर हो गया था, तो अगर आपका पंचर होगा तो आपको ट्यूब ही डलवानी पड़ेगी क्योंकि भाई कहाँ खींचते फिरोगे उसको। ठीक है, ये भी कोई मतलब जब आपको बाइक ले रहे हो तब आपको पता होता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने की है कि हाईवे टूरिंग में अगर आपकी ऐसी दिक्कत हो जाती है तो आपको या तो पंचर लगाना आना चाहिए, पंचर भी फिर आप भाई कैसे लगाओगे, और ट्यूब वाले टायर में आप मतलब कैसे ही पंचर लगाओगे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ एक फैक्टर है इसमें कि हाँ, आपकी राइड को थोड़ा सा ख़राब कर सकती है। और ये स्पेशली जो दिक्कत देता है वो रात के टाइम में देता है कि रात को आप कहीं राइड करो और पंचर हो गया तो भाई पंचर जुड़वाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। दूसरा, रात को राइड का अगर आप कर रहे हो तो भाई इसका जो इल्यूमिनेशन है इस लाइट का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आई विल सजेस्ट यू कि आप अच्छे से ऑक्स लाइट जो है, मोटो जूमर करके एक पेज है, वो काफ़ी अच्छी ऑक्स लाइट्स वगैरह बताते रहते हैं, आप इंस्टाग्राम को उनको चेक कर सकते हो। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस में आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया अगर आप उसी क्रूजिंग स्पीड पे चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सिटी में तो स्पेशली एज अ कम्यूटर मोटरसाइकिल बहुत ही फन टू राइड लगेगी आपको ये, लेकिन जब आप इसे हाईवेज पे चला रहे होगे और फिफ्थ गियर में आप अराउंड 80-85 की स्पीड पे होगे, आपको ऐसा लगेगा कि एक गियर और रह गया। तो इसका जो गियर रेशियो है बेसिकली वो सिटी के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, एकदम पंची है, लेकिन जब आप अपने सारे गियर डाल लेते हो बेसिकली फिफ्थ गियर में होते हो तो आपको थोड़ा सा फील होता है कि हाँ एक गियर और होता, या फिर थोड़े लॉन्ग गियर रेशियो होते तो थोड़ा अच्छा रहता, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। और ये ऑब्वियस हो जाता है कि बाकी 200 सीसी मोटरसाइकिल कोई भी जो अवेलेबल है मार्केट में वो इससे अच्छा ही परफॉर्म करेगी हाईवेज पे। ब्रेकिंग का अगर सेटअप देखें यहाँ पे तो निसिन का ब्रेकिंग सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों सिंगल डिस्क दिए हुए हैं, और सिंगल चैनल ABS इसमें आता है, जो कि हाईवे राइड्स में थोड़ा सा दिक्कत देता है क्योंकि जब आप एकदम बाइट ब्रेकिंग करते तो पिछला टायर जो है वो तो बिल्कुल रोड छोड़ ही देता है, या फिर बिल्कुल आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज जो है वो ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। बाकी तो ब्रेकिंग बहुत ही सॉर्टेड है बाइक की, और सिंगल चैनल ABS भी जो है अगले टायर का ABS वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। और एज सच मुझे कभी भी कितनी भी हाई स्पीड्स में ब्रेकिंग का कभी इशू आया नहीं है, वही पीरियोडिक मेंटेनेंस जो है वो मैं टाइम से करता रहता हूँ ब्रेक पैड्स वगैरह की, तो ब्रेकिंग जो है बाइक की वो तो ऑन पॉइंट है। अब करते हैं इसके ओवरऑल रिव्यू की बात कि भाई किसको ये बाइक लेनी चाहिए और किसको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि भाई वो अपने डेली कम्यूटर के लिए ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं। प्रो वर्जन ले सकते हैं या नहीं, तो वो आपकी हाइट और आपके राइडिंग स्टाइल और आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि अब भाई आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए, आपका पर्पस क्या है मोटरसाइकिल से। नहीं तो आप नॉर्मल एक्सपल्स भी ले सकते हो, फालतू में 25-30 हज़ार रुपये आपको महंगी पड़ेगी। जो लोग बेसिकली डेली यूज़ कर रहे हैं इस मोटरसाइकिल को, डेली कम्यूटर के रूप में यूज़ करना चाहते हैं, वो बिल्कुल ले सकते हैं इस बाइक को। थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे करना पड़ेगा, और वही मतलब थोड़ी चीज़ें इसमें आपको अगर एक्स्ट्रा मिलती हैं तो बाकी बाइकों में आपको वो नहीं मिलेंगी। अब जैसे ABS की बात होगी, इसमें आपको सिंगल चैनल मिलता है, बाकी बाइकों में आपको डुअल चैनल एज स्टैंडर्ड मिल ही जाएगा। ट्यूबलेस टायर्स इसमें आपको नहीं मिलते हैं, बाकी बाइकों में वो आपको मिल जाएंगे। एडजस्टेबल सस्पेंशन आगे पीछे इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो वो बाइक की बाइकों में नहीं मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस 250-270 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, तो वो किसी भी बाइक में आपको ऑब्वियसली देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली वो इसको एक डुअल पर्पस मोटरसाइकिल बना देती हैं। अब देखो मोटरसाइकिल को देख के तो कोई भी बता देगा कि हाईवे ओरिएंटेड मोटरसाइकिल तो नहीं है। डुअल पर्पस एक हीरो ने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। बजट में ऐसी कोई मोटरसाइकिल अवेलेबल थी ही नहीं, और मुझे लगता है कि सबके मन में एक छोटा सा ड्रीम रहता है कि ऐसे डर्ट बाइक वाली कोई मोटरसाइकिल जो है वो कभी ऑन करनी है। तो मुझे भी ऐसा ही था कि मैंने मतलब मेरे पास भी और ऑप्शन थे, जैसे RTR 200 हो गया, NS 200 हो गया, पर अभी शायद मैं इस रोड पे नहीं आया होता अगर मेरे पास NS होती या RTR होती। इट डिपेंड्स ऑन द स्किल एज वेल। RTR पे भी कोई ऐसी कम बाइक नहीं है वो, पर दिस मेक्स इट ईजी। और इंडियन रोड्स की जैसी कंडीशन है तो उसके हिसाब से भी ये बिल्कुल परफेक्टली काम करती है। अब इस कैटेगरी के बेसिकली एडवेंचर टूरिंग के जो भी बाकी ऑप्शंस हैं, KTM पे आप अगर जाओगे एडवेंचर 390, हिमालयन 450, 3.5 लाख रुपये से वो स्टार्ट है। और 2 लाख के अंडर के बजट में अगर कोई बाइक आप देख रहे हो जो आपका थोड़ा सा ड्रीम भी पूरा कर दे और आपके बाइक बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज़ भी आ जाए, तो ये बहुत ही परफेक्ट मोटरसाइकिल है। डेफिनेटली यू कैन बाई इट। गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा रास्ते ख़राब होते हैं। अभी ये रास्ता जो है किमाड़ी को जा रहे हो, बहुत सारे गांव आते हैं रास्ते में, जिसको भाई रोज़ ही अपने घर जाना है गांव में और रोड ख़राब है, तो वो डेफिनेटली इसको परचेज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करनी है, थोड़ी ज़्यादा भी ऑफ रोडिंग करनी है, और फिर अपना कम्यूटिंग के लिए भी यूज़ करना है व्हीकल, तो दिस इज़ द परफेक्ट व्हीकल। आई थिंक इससे सम अप हो गया होगा कि समझ में आ गया होगा आपको कि किसको ये बाइक लेनी चाहिए, किसको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। और कोई भी अगर इसके अलावा आपके क्वेश्चंस रहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट करना भाई, मैं सबके आंसर दूंगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी।